नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। 10 के एजेंडे में शुरुआत करते हैं सबकी बड़ी खबर के साथ, जहां इटावा में आज एक बार फिर एक ही मंच पर नजर आएंगे अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव। जहां जसवंत नगर में समाजवादी पार्टी की विशाल जनसभा है आज। आपको बता दें कि सालों बाद अखिलेश यादव आज जसवंत नगर पहुंचेंगे और चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव आज एक ही मंच पर नजर आएंगे काफी टाइम बाद। चाचा शिवपाल के चलते जसवंत नगर की राजनीति में हस्तक्षेप अखिलेश यादव नहीं करते। जसवंत नगर की जनता अखिलेश के स्वागत के लिए भी काफी उत्साहित है। शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने फिलहाल पूरी व्यवस्था की कमान जो है वो अपने हाथों में संभाल रखी है। समाजवादी कुनबे में अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं एकता हमें दिखने लगी है। दरअसल बीच में जिस तरीके से मनमुटाव हुआ, जो दूरियां बढ़ी, उसके बाद में ये लग रहा था कि शायद अब ये दूरियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में जब मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया तो डिंपल यादव ने एक बार फिर से चाचा और भतीजे को साथ में लाकर खड़ा कर दिया है। अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश जी, काफी टाइम बाद आज जसवंत नगर में सभा होगी समाजवादी पार्टी की, और खास बात यह कि चाचा और भतीजा एक साथ नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, सैफई परिवार की ये एका सबसे ज्यादा जरूरी थी। मुलायम सिंह यादव पूरी जिंदगी हमेशा कोशिश करते रहे कि सैफई कुनबा एक रहे, एक साथ मिलकर के हम लड़े। जो है उनकी जीते जी तो ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि शिवपाल और अखिलेश के बीच में जबरदस्त तरीके से मतभेद उभरे और हालात लगातार खराब भी हुए। लेकिन अब जाकर के नेताजी के नाम पर ही सही, नेताजी के जाने के बाद ही सही, लेकिन सैफई कुनबा एक साथ नजर आ रहा है। कल एक तस्वीर दिखाई दी थी जिसमें शिवपाल, अखिलेश और रामगोपाल यादव तीनों एक मंच पर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यह थी, सबसे खुशनुमा तस्वीर इसको कहा जाएगा, कि जब शिवपाल यादव के मंच पर ही अखिलेश यादव ने पैर छुए और अखिलेश यादव ने और शिवपाल यादव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सीधे तौर पर जो है दोनों खुश दिखाई दे रहे थे, एक दूसरे से बात करते नजर आ रहे थे। तो ये जो तस्वीर है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। सैफई की जनता, अगर मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो मैनपुरी की जनता दरअसल शिवपाल और अखिलेश को एक साथ देखना चाहती, क्योंकि सबसे बड़ा पसोपेश उनका यही है कि वो किसके साथ जाए, शिवपाल के साथ या अखिलेश के साथ, क्योंकि सिंपैथी दोनों के साथ है। एक मुलायम सिंह यादव का बेटा है तो दूसरा मुलायम सिंह यादव का भाई है। ऐसे में जनता पसोपेश में थी। कल शिवपाल यादव ने कहा भी कि आप चाहते थे हम एक हो जाएं, लीजिए हम एक हो गए, अब आप ऐतिहासिक जीत दिलवा दीजिए। तो सीधी सी बात यह है कि परिवार की एका बहुत कुछ तय करेगी आने वाले समय में मैनपुरी की सियासत को। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए चिंता का सबब है, बीजेपी के लिए दिक्कतें खड़ी करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से जो है परिवार में एका बन रही है, जिस तरह से परिवार एक होकर के आगे बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब है जो है। तो ये आज की जो तस्वीर, आज जसवंत नगर में जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करेंगे अखिलेश यादव, वहां पर जो है अखिलेश और शिवपाल दोनों एक मंच पर मौजूद होंगे। तो ये मौजूदगी बताएगी कि अब दिल मिल चुके हैं, शिवपाल और अखिलेश एक हो चुके हैं, और इस एका की जो है मैसेज जो है बहुत दूर तक जाएगा, ये बिल्कुल तय है। अब बेशक एक तो हो गए, लेकिन एक तो विधानसभा चुनावों से पहले भी हुए थे और उसके बाद में फिर अलग भी हुए, काफी दूरियां भी देखने को मिली। क्या ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जनता के मन में ये सवाल जरूर है कि अब एक सिर्फ क्या एक मैनपुरी सीट के लिए हुए हैं, या वाकई में समाजवादी पार्टी में एकता नजर आ रही है? कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन के बाद में जो उपचुनाव है उसके बाद में दोबारा से चाचा भतीजे में दूरियां दिखने लगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कृतिका की कल अखिलेश यादव ने इसका जवाब भी दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बीच में कोई जो है पारिवारिक मतभेद नहीं था, बल्कि राजनीतिक मतभेद था, जो आज खत्म हो गया। तो एक तरह से इशारा भी किया है अखिलेश यादव ने कि राजनीतिक मतभेद खत्म हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी हम लोगों ने, जो आपने भी सवाल किया, इससे पहले भी हम लोगों ने, जब करहल का चुनाव हो रहा था, विधानसभा चुनाव के समय, उस वक्त भी जो है हमने इन सबको एक साथ देखा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गतिरोध फिर कायम हो गए। तो देखिए, मैनपुरी की सीट साख का सवाल है सैफई परिवार के लिए। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव को आज शिवपाल यादव की पूरी तरीके से जरूरत है, और उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि बिना शिवपाल को साथ लिए वो चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए ये इसका भी अपना एक स्क्रिप्टेड भी हो सकता है, लेकिन हम तो उम्मीद करेंगे कि स्क्रिप्टेड ना हो करके बल्कि हार्टली हो, ताकि कम से कम समाजवादी कुनबा जो है एक मजबूती के साथ आगे बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सियासत में
साथ होने से ज्यादा जरूरी साथ दिखना होता है। तो साथ दिख रहे हैं, ये बड़ी बात है, मैसेज दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। अब आगे क्या होगा, आगे कौन किसके साथ रहेगा, सियासत में किसी का मुस्तकबिल स्थायी नहीं होता, न कोई स्थायी दोस्त होता है, न कोई स्थायी दुश्मन होता है। कौन कब तक किसके साथ रहेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए आज साथ दिख रहे हैं, बड़ी बात ये है, और ये जो साथ दिखना ये एक बड़ा मैसेज दे रहा है। अब ये जो साथ हैं ये क्या 2024 में भी साथ रहेंगे, ये कहीं ना कहीं सवाल इस वक्त उठ रहा है, क्योंकि अगर 2024 में अगर ये साथ नजर आए तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर उस दौरान हो सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मैनपुरी की सियासत में किंग मेकर शिवपाल हैं, और बिल्कुल। केवल मैनपुरी की सियासत नहीं बल्कि आने वाले समय की जो समाजवादी की सियासत होगी उसमें भी किंग मेकर कहीं ना कहीं शिवपाल यादव ही होंगे। क्योंकि आप एक बात देखिए, अगर इस पूरी फैमिली यूनिटी में अगर ये केवल चुनावी हुई तो उसके बाद 24 के चुनाव में जनता फिर पूछेगी कि अखिलेश यादव ने फिर अपने जो चाचा को धोखा दे दिया, तो जो सिंपैथी है यादव लैंड में वो शिवपाल यादव बटोरेंगे। तो जाहिर तौर पर आगे भी चुनौतियां आएंगी, आगे भी ये सवाल उठेंगे। अब हर बार अखिलेश यादव और शिवपाल के रिश्ते कसौटी पर कसे जाएंगे। हर बार जनता पूछेगी कि शिवपाल के साथ अखिलेश ने क्या किया। अगर आप मंच पर पैर छूते हो और पीछे उनके साथ विश्वासघात करते हो तो ये नहीं चलेगा। तो सीधी सी बात ये है कि अब आपके पास साइकोलॉजिकल प्रेशर है। अखिलेश और शिवपाल यादव ने डिंपल को समर्थन करके वो महान बन गए। उन्होंने कह दिया कि परिवार की इज्जत के लिए, बहू की इज्जत के लिए मैं अपने आत्मसम्मान को भी जो है किनारे करके जो है मैं बहू के सम्मान के लिए साथ आने को तैयार हूं। तो वो तो उन लोगों के दिलों में राज करने लगे जो मुलायम सिंह यादव को मानते थे। तो कहीं ना कहीं जो शिवपाल यादव ने एक राग छेड़ा था कि असली समाजवादी हम हैं, मुलायम के आदर्शों पे चलने वाले हम हैं, अखिलेश तो चापलूसों से घिरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात अगर चुनाव के बाद फिर अलगाव होता है तो ये बात कहीं ना कहीं मजबूती के तौर पे सामने आएगी और 2024 में अखिलेश यादव को इसका नुकसान होगा। और ऐसा नहीं है कि इस सच्चाई से अखिलेश यादव वाकिफ नहीं है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो एक कसमकस थी, मुझे लगता है कि अब शायद समाजवादी पार्टी के अंदर ही शिवपाल की कोई बड़ी भूमिका अखिलेश यादव तय करें। क्योंकि अखिलेश को शिवपाल के मायने मालूम है। अखिलेश को मालूम है कि अब मुलायम के जाने के बाद वो अकेले पार्टी की नैया को आगे नहीं ले जा सकते। उन्हें संगठन का कोई मजबूत और मुखर चेहरा चाहिए, और शिवपाल से बेहतर और विकल्प नहीं हो सकता। क्योंकि शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव, माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव के साथ शुरुआत से न सिर्फ एक एक गांव, एक एक जो है विधानसभा की खाक छानी है, बल्कि वो संगठन के उनके पास मजबूत पकड़ रही है। और नेताजी के साथ, नेताजी के लक्ष्मण के तौर पर शिवपाल यादव की अपनी एक मान्यता है। अगर शिवपाल संगठन की बागडोर संभालते हैं तो समाजवादी पार्टी और मजबूत हो सकती है और 24 में बड़ी दावेदारी कर सकती है। तो ये अपने आप में बेहद अहम है। तो ये अखिलेश यादव को भी मालूम है कि शिवपाल यादव की अहमियत क्या है। इसीलिए अब संभवतः अब जो है उस तरह की चीजें ना हो जो इससे पहले हो चुकी है। चलिए, शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब 10 के एजेंडे में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आज गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां सीएम आज 3 जगहों पर जनसभा करेंगे। छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर में चुनावी जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए नजर आएंगे। गुजरात चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्टार प्रचारकों की सूची में योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। तो ऐसे में आज 3 जगहों पर चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के अंदर विधानसभा चुनावों के लिए लगातार चुनाव प्रचार इस वक्त किया जा रहा है, और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के जनसभा कर रहे हैं, और एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान हमें जब जनसभा हो रही थी तो वहां पर बुलडोजर का क्रेज भी देखने को मिला कि मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही कार्यकर्ता जो है बीजेपी के वो वहां पर बुलडोजर लेके पहुंचे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो बुलडोजर का क्रेज जो उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला, वही क्रेज गुजरात के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में गुजरात के अंदर लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार गुजरात के अंदर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? आज 3 जगह पर चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोबारा से गुजरात के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि छोटा खेड़ा पोरबंदर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां होनी है और रैलियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां उत्तर प्रदेश मॉडल का जिक्र करेंगे, किस तरीके से डबल इंजन की सरकार काम कर रही थी और आगे अगर सरकार बनती है तो किस तरीके से काम होगा, इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के साथ मुख्यमंत्री का संवाद होगा। और निश्चित तौर पर इसके पहले भी मुख्यमंत्री हिमाचल और गुजरात के लिए प्रचार करते रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का दोबारा से गुजरात दौरा है। 3 अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां लगी हैं। करीब 11:30 बजे लखनऊ से मुख्यमंत्री रवाना होंगे। उसके बाद शाम 6:30 बजे तक लगातार मुख्यमंत्री की अलग अलग जिलों में रैलियां होंगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर विभिन्न प्रदेशों में प्रचार करते रहे हैं, उसी क्रम में आज वो गुजरात में भी प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। निश्चित है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है। दूसरे प्रदेशों में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की मांग हो रही है और यही एक वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम दूसरे प्रदेशों में लगे हुए हैं। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद देखें, अगर किसी की सबसे ज्यादा रैलियां हो रही हैं तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर विभिन्न प्रदेशों में बीजेपी के लिए और प्रचार करते रहे हैं। आज भी वो गुजरात में दोबारा से पहुंच रहे हैं और फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिले की रैलियों में हुंकार भरेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। हालांकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, निवेश को लेकर काम हुआ है, कहीं ना कहीं वो एक मॉडल के रूप में पूरे देश में लगातार फैल रहा है और लगातार उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को सराहा जा रहा है। यही वजह है कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता माने जाते हैं, वहीं कहीं ना कहीं विकास के लिए भी अब उत्तर प्रदेश लगातार जाना जा रहा है। देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चूंकि अभी तक अगर हम देखें तो देश में जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती थी, लेकिन जो अर्थव्यवस्था थी वो 6ठे नंबर पर थी। अब चूंकि वो दूसरे नंबर पर है और लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कदम उठाए हैं, निश्चित है उनकी सराहना दूसरे प्रदेशों में भी हो रही है। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि के कारण, मुख्यमंत्री योगी की रैलियों में, उनके कार्यक्रमों में आने वाली भीड़ के कारण बीजेपी लगातार स्टार प्रचारक के तौर पर विभिन्न प्रदेशों में उनको प्रचार करने के लिए उतार रही है। उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात दोबारा पहुंच रहे हैं। जी, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर का क्रेज तो हमने सभी ने देखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा ये क्रेज हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला और अब गुजरात में भी यही क्रेज हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर कार्रवाई उत्तर प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ, जो अपराधी थे उनके खिलाफ, जो भू माफिया थे जिन्होंने लोगों की या फिर सरकारी जमीनों पर कब्जे किए थे, उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की है, तो कहीं ना कहीं बुलडोजर मॉडल लगातार पूरे देश में सराहा जा रहा है। दूसरे प्रदेशों की सरकारें भी कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ कर रही है। यही एक वजह है कि जब पिछली बार भी मुख्यमंत्री गुजरात की रैली करने के लिए गए थे, उस दौरान भी जो बीजेपी के समर्थक थे वो बुलडोजर लेकर रैली स्थल पर पहुंचे थे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली है, वो कहीं ना कहीं लगातार जो उनके प्रशंसक हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर्स हैं, उन पर लगातार कहीं ना कहीं एक अलग छाप छोड़ती है। यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की सराहना हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लगातार जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों में, रैलियों में आने वाली भीड़ बता रही है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों को, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को, मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था को लेकर की गई चीजों को लोग पसंद कर रहे हैं। यही एक वजह है कि लगातार जो बीजेपी की प्रदेश यूनिटें हैं वो मांग कर रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां उनके प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा कराई जाएं। चलिए, शुक्रिया इसके तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए 10 के एजेंडे में अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है वाराणसी से, जहां पर ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर यह सुनवाई होगी। साइंटिफिक सर्वे की मांग को खारिज करने के आदेश को इस वक्त चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और देखना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला दिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से साइंटिफिक जांच की अगर बात की जाए तो वाराणसी कोर्ट की तरफ से इसके लिए फैसला पर रोक लगा दी गई और मना किया गया था।
ये फैसला दिया गया था कि कोई भी साइंटिफिक जांच नहीं होगी, इससे शिवलिंग को नुकसान हो सकता है। जिसके बाद में अब इस फैसले को लेकर के फैसले को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में साइंटिफिक सर्वे की मांग को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष ओझा जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संतोष, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई होनी है। देखिए, स्वाभाविक सी बातें हैं कि इस पे मुस्लिम पक्ष ने एक आपत्ति दर्ज कराई थी और उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि लोअर कोर्ट, हम बनारस के बात करें तो बनारस कोर्ट ने ऐसा करने के लिए परमिशन दिया था, जिसके स्टे के लिए, या ये कहा जाए कि जिसको रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद कोर्ट का शरण लिया है। अब देखने की बात होगी कि जब आज बेंच बैठेगी तो ये बेंच आखिर किस निर्णय पे बैठती है। क्या ये लोअर कोर्ट के फैसले को कंटिन्यू करती है या फिर कोई नई आदेश देता है? जी, आखिर कितने बजे ये सुनवाई होगी, इसको लेकर कुछ अपडेट्स? देखिए, इस बेंच की यदि बात करें तो ये 2 बजे के बाद का समय मुकर्रर किया गया है। लगभग 2 बजे का समय होगा जब ये दोनों बेंच बैठेगी। और ये बेंच बैठने के बाद जो सबसे बड़ी बात जो सामने आ जाएगी वो ये कि मुस्लिम पक्ष जो लगातार इस बात को कह रहा है कि कार्बन डेटिंग से लगातार इन चीजों की सर्वे नहीं होनी चाहिए, जबकि हिंदू पक्ष इस बातों को, यदि बनारस कोर्ट की बात की जाए तो इन लोगों ने ये तथ्य दिया था कि ज्यादा जानकारी के लिए, या ये कहा जाए कि पुख्ता सबूतों के लिए जरूरी है कि एक बार फिर से इसका न केवल खनन कराया जाए, खुदाई की जाए, बल्कि कार्बन डेटिंग के साथ ही साथ दूसरे जो रास्ते हैं उन रास्तों पे भी बात होनी चाहिए और उनके भी उन सर्वे को भी कराया जाना चाहिए। जिसके अगेंस्ट, या ये कहा जाए कि जिसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट जाके उस पर इन्होंने एक प्ली ये दिया कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इससे क्या नुकसान होगा, इस बात का इन्होंने अपने पक्ष में नहीं लिखा है। सबसे बड़ी जो बात सामने आएगी वो ये आएगी कि जब 2 बजे कोर्ट बैठेगा तो कोर्ट इस डिसीजन पे जाएगा कि आखिर किन वजहों से इस चीजों को रोका जाए, नंबर 1, नंबर 2, और किन वजहों से इन चीजों को कराया जाए। मतलब हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष दोनों पक्षों को न केवल सुनेगा बल्कि दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद एक निर्णय देगा। अब देखने की बात होगी कि आखिर निर्णय किस ओर आता है। जी बिल्कुल, इंतजार तो है ही, लेकिन अगर देखा जाए तो वाराणसी कोर्ट की तरफ से जब आदेश दिया गया कि कार्बन डेटिंग नहीं कराई जाए, उसके पीछे वजह क्या दी गई संतोष? देखिए, वाराणसी कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की बात, सबसे बड़ी जो बात हुई थी वो ये कहा था कि कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, जिसपे मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि हम पुरानी बातों को करें तो समझा जा सकता है कि जब इसकी सुनवाई चल रही थी तो जज ने पूरे 1 हफ्ते का समय लिया था और ये कहते हुए पूरे समय फैसले को अपने टाला था कि हमें भी टेक्निकल रूप से, तकनीकी रूप से इस चीज की जानकारी होनी चाहिए और हमें भी अपने कुछ एक्सपर्ट लोगों से बात करनी है। लिहाजा इसके सुनने के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले को हाईकोर्ट की ओर रुख कराया था, जिसपे मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। अब समझा जा सकता है कि इन सारे मामलों को एक बार फिर से नए सिरे से हाईकोर्ट ने सुना है, दोनों पक्षों के दलीलों को सुना है, मुस्लिम पक्ष भी अपने दलील को रखा है। देखने की बात होगी कि आज का क्या पक्ष रहता है और कोर्ट किस निर्णय पे आज पहुंचती है। जी शुक्रिया संतोष, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हरदोई से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां डीडीओ के भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर से गरमाता हुआ नजर आ रहा है। जहां बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने पत्र लिखा है, सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। विधायक श्याम प्रकाश ने डीडीओ पर ही आरोप लगाए हैं। डीडीओ पद का दुरुपयोग कर प्रधानों से वसूली कर रहे हैं और पहले भी कई जनप्रतिनिधि कर चुके हैं डीडीओ की शिकायत, और अब तक डीडीओ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हरदोई से ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया, जहां पर विधायक श्याम प्रकाश ने डीडीओ पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई जनप्रतिनिधि जो हैं वो डीडीओ के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीडीओ अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रधानों से पैसा वसूल रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशीष सिंह जुड़ गए फोनलाइन पर। आशीष, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? डीडीओ के जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर एक बार फिर से मामला कहीं ना कहीं गरमाता हुआ नजर आ रहा है। आशीष, देखिए, डीडीओ पर यही आरोप नहीं लगे हैं, क्योंकि पहले भी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू समाजपुर ने आरोप लगाए थे, उसके बाद सांसद ने आरोप लगाए थे, कई जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाए कि डीडीओ जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, प्रधानों से भ्रष्टाचार करा रहे हैं। हालांकि अभी बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने सीएम को पत्र लिखकर
डीडीओ पर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन कहीं न कहीं ये एक बड़ा सवाल है कि जिले के डीडीओ है, जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, इन पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो एक बड़ी बात है। जी जी, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो वाकई बड़ी बात है क्योंकि विधायक खुद इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और देखना होगा कि अब डीडीओ के खिलाफ कब जांच बिठाई जाएगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर 10 के एजेंडे में बिहार से, जहां पर बिहार की वैशाली में एक बड़ा हादसा सामने आया। बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। देसरी थाने के नया गांव टोला के पास ये बड़ा हादसा सामने आया है। तो इस हादसे में करीब 10 लोगों की मौत भी हो गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के वैशाली में यह हादसा सामने आया, जहां पर एक बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया और इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। देसरी थाने के नया गांव टोला के पास ये हादसा हुआ है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बिहार के वैशाली में ये बड़ा हादसा सामने आया। और अगली खबर मथुरा से, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा सामने आया। ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टकराई है तेज रफ्तार कार और इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। नोएडा से आगरा जाते समय ये हादसा हुआ है। और ये देखिए, इस हादसे की तस्वीर भी इस वक्त सामने आ चुकी है। कितना भीषण ये हादसा हुआ। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। नोएडा से आगरा जाते समय यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुटी हुई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता महेश जुड़ गए हैं। महेश, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, माइलस्टोन 60 की घटना है थाना नौझील में। ऐसे ही कार जो थी तेज रफ्तार से आ रही थी और आगे ट्रैक्टर ट्रॉली चल रहे थे, उसके पीछे से ये टक्कर लगी कार की और उसमें तुरंत ही आग लगी। कार में 2 लोग सवार थे जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और वो आगरा जा रहे थे। उसके पश्चात में उनके परिवार वालों को पुलिस ने यहाँ से सूचना दी। उनके परिवार के लोग जल्दी यहाँ पर मथुरा पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये घटना इतनी दर्दनाक हुई क्योंकि कार में पीछे से ही टक्कर लगी और कार में आग लगने से उनको बचाने में बहुत मुश्किल था। तुरंत ही कार में आग लगने के कारण दोनों की जलकर मृत्यु हो चुकी है। जी चलिए, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी देने के लिए। और मथुरा के बाद अब अगली खबर नोएडा से, जहां पर यथार्थ अस्पताल के 5 डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना काल में इलाज में लापरवाही बरतने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है, जहां स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद डिप्टी सीएमओ ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। इस जांच में डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर दानिश, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर संजय और डॉक्टर मयंक सक्सेना दोषी पाए गए हैं, जिन पर यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। मरीज को निर्धारित समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं देने से यह मौत हुई थी। आपको बता दें कि थाना फेज 2 कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मुकदमा जो है वहां पर दर्ज हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। तो नोएडा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यथार्थ अस्पताल के 5 डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। कोरोना काल में इलाज में लापरवाही बरतने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 5 डॉक्टरों के नाम शामिल है। स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद डिप्टी सीएमओ ने यह एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें बता दें आपको कि जांच में डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर दानिश, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर संजय और डॉक्टर मयंक सक्सेना दोषी पाए गए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता प्रिया राणा जुड़ गई हैं फोनलाइन पर। प्रिया, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो कोरोना काल था उसमें जो लोग हैं अपनी जिंदगी जिन्होंने गंवा दी थी, तो वहीं अब उसको कई समय बीत चुका है। उसके बाद जो लापरवाही डॉक्टर की थी अब वो खुलती हुई नजर आ रही है। कोरोना काल में इलाज में लापरवाही बरतने वाले 5 डॉक्टरों पर पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 110 में यथार्थ हॉस्पिटल के 5 डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
वहीं स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद डिप्टी सीएमओ ने जो है ये एफआईआर दर्ज कराई है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर दानिश, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर संजय और डॉक्टर मयंक सक्सेना भी दोषी पाए गए हैं। जी। आरोप है कि कोरोना काल में संक्रमण के दौरान मरीजों को निर्धारित समय पर इन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो उस टाइम एक भगवान था, वो नहीं दिए गए, जिसकी वजह से लोगों की मौत हुई। डॉक्टरों ने ये लापरवाही बरती है, जिसके ऊपर आज जो ये एफआईआर दर्ज होती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। जी चलिए, शुक्रिया प्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।